नेक्स्ट टू टेम्परेचर हमने वाटर पढ़ा था, फिर उसके बाद सॉइल हमने पढ़ा था, और एक फैक्टर हमारा लाइट भी था। कुछ हमने और भी फैक्टर्स डिस्कस किए थे, उनमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड प्रेसिपिटेशन, टोपोग्राफिक फैक्टर जो है वो एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, स्लोप ऑफ द हिल्स और माउंटेन प्लेन, ये सारी चीजें भी डिस्कस की थी। ये था सिनेरियो बीइंग ए लिविंग प्लैनेट, अर्थ में क्या कंडीशंस दी। अब इन कंडीशंस के साथ अगर ऑर्गेनिज्म किसी नेचुरल एरिया को इनहेबिट करता है तो उसमें क्या क्या वो रिस्पॉन्स शो जरा करेगा। काम करिए, बहुत ज़्यादा। सेकंड टॉपिक हमारा रिस्पॉन्स था, और उस रिस्पॉन्स में हमारा सबसे मेन था रेगुलेट एंड कंफर्म। या तो ऑर्गेनिज्म अपना इंटरनल कांस्टेंट मेंटेन कर ले, और एक्सटर्नल जो एम्बिएंट इन्वायरमेंट है, टेम्परेचर एंड ऑल, वो बदलता भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा करने के लिए एक फिनोमेना होमियोस्टेसिस चाहिए। अगर होमियोस्टेसिस है तो इंटरनल कॉन्स्टेंसी को मेंटेन किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ थर्मो रेगुलेशन, अगर इंटरनल कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करना है, एंड ऑस्मो रेगुलेशन, अगर ऑस्मोलैरिटी ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स किसी एनिमल के लिए है तो वो चीज आएगी। क्योंकि वहाँ पे एग्जाम्पल सिर्फ एनिमल का ही था, रेगुलेट के एग्जाम्पल्स में आपने लिखा था बर्ड्स एंड मैमल्स, और उसके अलावा कुछ लोअर वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट है जो इस कैटेगरी में आते हैं, जो या तो बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट कर सकते हैं, थर्मो रेगुलेशन, या फिर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड उसको कांस्टेंट कर सकते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन। फिर उसमें एक एग्जाम्पल भी था कि जस्ट लाइक हमारी बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है ही, अगर बाहर हीट ज्यादा है तो फिर हम इवोपोरेशन से, स्वेटिंग से रिलीज करेंगे वाटर एंड सॉल्ट, और उसके हिसाब से बॉडी का टेम्परेचर उस एवरेज में आ जाएगा। अगर विंटर है, लो टेम्परेचर आउटसाइड द बॉडी है, तो फिर हम हीट को जनरेट करेंगे, हीट को रिटेन करेंगे, सो दैट एवरेज निकाल के कांस्टेंट बन जाए। तो कांस्टेंसी को मेंटेन करने का फिनोमेना होमियोस्टेसिस था। हालांकि मेजॉरिटी ऑफ द एनिमल्स, नियरली 99% अगर आप परसेंट में निकालेंगे तो, और ऑल द प्लांट्स, वो कन्फर्मर की कैटेगरी में आते हैं। वो एक्सटर्नल टेम्परेचर के हिसाब से अपना कांस्टेंट मेंटेन नहीं करते, जैसे जैसे बाहर कंडीशन चेंज होंगी वैसे वैसे वो अंदर भी चेंज करते रहते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन आपने फिशेज में पढ़ा होगा, आई थिंक सो, कि ऑस्मो रेगुलेशन फिशेज में बहुत कॉमन है, तो उस तरीके से भी आप ले सकते हैं। तो ये भी डिस्कस किया था कि अगर रेगुलेट होना इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है, तो ऐसा क्यों नहीं है कि सारे ऑर्गेनिज्म रेगुलेट में कन्वर्ट हो गए। तो उसके लिए भी हमने पढ़ा था कि थर्मो रेगुलेशन या ऑस्मो रेगुलेशन एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस है। अगर एक्स्ट्रा एनर्जी बॉडी के पास होगी तो वो इस चीज को मेंटेन करने में यूज हो सकती है, क्योंकि लोअर एनिमल्स के साथ ये चीज नहीं है, इसलिए वो कन्फर्मर रह गए सिंपली, और बर्ड्स एंड मैमल्स रेगुलेट में चेंज हुए। तो इवोल्यूशन के हिसाब से भी हमने इस चीज को देखा। इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म चेंजेस, अगर कम टाइम के लिए ये चेंजेस आ रहे हैं तो फिर जरूरी नहीं है कि रेगुलेटिव कंफर्म के मोड में जाया जाए। ऑर्गेनिज्म के पास टू और ऑप्शंस भी हैं, एंड दोज ऑप्शंस आर आइदर माइग्रेट और सस्पेंड। माइग्रेशन का मतलब था किसी हॉस्पिटेबल एरिया में जाना, मोर हॉस्पिटेबल एरिया में जाना, उस एरिया से जहाँ पे कंडीशन स्ट्रेसफुल है। अगर कंडीशन स्ट्रेसफुल है तो वहां से निकल के जहाँ पे कम स्ट्रेसफुल होगी या फेवरेबल होगी वहां चले जाएंगे। उसमें एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है कि हर साल विंटर में साइबेरियन प्लेन, साइबेरिया से भरतपुर राजस्थान के केवलादेव नेशनल पार्क है, वहां ट्रैवल करते हैं और वापस अपनी जगह पर लौट के चले जाते हैं। अगर मूवमेंट भी नहीं हो सकता, माइग्रेशन भी नहीं हो सकता, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स क्या करेंगे, वो कन्फर्मर भी है और वो माइग्रेट भी नहीं कर सकते, देन वो क्या कर सकते हैं एडवर्स कंडीशन को पास ऑन करने के लिए, फिर वो अपनी मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन करके सस्पेंडेड मोड में चले जाएंगे। सो फोर्थ वन इज सस्पेंड, और उसमें आपने जैसे बैक्टीरिया, फंगी, लोअर प्लांट के लिए थिक वॉल्ड स्पोर्स पढ़े थे। अगर हायर प्लांट्स है तो पोटैटो का ट्यूबर जैसे हो गया या राइजोम हो गया, इस फॉर्म में चीजें आ जाएंगी। और अगर एनिमल्स की बात हम करेंगे तो वहां पे हाइबरनेशन, एस्टिवेशन और डायापॉस, ये तीन ऑप्शन हमारे पास थे जिनकी वजह से ये पॉसिबिलिटी आ सकती है। तो यहाँ तक हमने कर लिया था रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर। अब हमारे पास थर्ड टॉपिक आएगा एडॉप्टेशन। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है दैट इज एडॉप्टेशन, है ना, ये थर्ड टॉपिक है। थर्ड वन इज एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म का एट्रीब्यूट है, उसकी एक प्रॉपर्टी है
और ये प्रॉपर्टी किसी भी लेवल पे हो सकती है, मॉर्फोलॉजिकल लेवल हो सकता है, फिजियोलॉजिकल लेवल हो सकता है, या बिहेवियरल लेवल हो सकता है, किसी भी लेवल पे ये हो सकता है। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर अडॉप्टेशन को डेवलप कर ले। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अडॉप्टेशन अलग अलग लेवल पे हो सकती है। कौन कौन से लेवल है? ये मॉर्फोलॉजिकल हो सकती है, हम इन शॉर्ट लिख लेते हैं क्योंकि थ्योरेटिकल है, आप चाहे तो कैल्विन के मॉड्यूल में इसको डिटेल में देख सकते हैं। फिजियोलॉजिकल हो सकती है, बिहेवियर में चेंज अगर होगा तो बिहेवियरल हो सकती है, या इनमें से कोई और भी आप एनाटॉमिकल हो सकती है ना, हमने लिखा नहीं बट एनाटॉमिकल एडॉप्टेशन भी पढ़ेंगे, किसी भी टाइप में आ सकती है। किसी भी लेवल पे ऑर्गेनिज्म अपने आप को चेंज कर सकता है। तो ये ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है कि वो अपनी हैबिटेट के अंदर सरवाइव और रिप्रोड्यूस कर सके, है ना। क्योंकि ये क्यों हो रही है? तो सरवाइव एंड रिप्रोड्यूस इनटू इट्स हैबिटेट। वो जहां भी रह रहा है नेचुरली वहां पे सरवाइव कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके, इस चीज के लिए एडॉप्टेशन अपनी बॉडी में वो डेवलप करता है। अब ये एक जनरल टॉपिक है। प्लांट्स के लिए तो हमने बहुत कुछ ऑलरेडी स्टार्टिंग की 3 फेजेस में कहीं कहीं पे कंप्लीट किया हुआ है। एनिमल्स के लिए कुछ नया हो सकता है, तो हम पहले एनिमल्स में ही पढ़ लेते हैं कि इन एनिमल्स में हमारे पास एडॉप्टेशन क्या है। एनसीईआरटी में जर्नलाइज है, आप चाहें तो इसे कैटेगराइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहली कैटेगरी बना लेते हैं बायोकेमिकल एडॉप्टेशंस। ये हो सकती है। एनिमल्स में बायोकेमिकल एडॉप्टेशंस भी हैं। कहाँ कहाँ पे हैं? जैसे अगर आप ओशन में ग्रेट डेप्थ पे जाते हैं तो वहां पे जो प्रेशर है वो मोर देन 100 टाइम्स है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर प्रेशर। अब 1 से कंपेयर कर लीजिए तो 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर है। तो उसके हिसाब से वहां पे इनवर्टिब्रेट और अगर फिशेस रहती है तो उसके लिए वो बायोकेमिकली एडॉप्टेशन। डिटेल में नहीं पढ़ना कि किस फिश में कौन सी एडॉप्टेशन है, बस ये है कि फिशेस एक ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर ही आएगा, है ना। इसमें क्या क्या आएगा? मैरीन इनवर्टिब्रेट, एंड फिशेस। कहाँ पे है? एट ग्रेट डेप्थ ऑफ ओशन, जहाँ पे प्रेशर मोर देन 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर। प्रेशर क्योंकि इतना ज्यादा है तो इस प्रेशर को टॉलरेट करने के लिए ओशन के अंदर मैरीन इनवर्टिब्रेट और फिशेस बायोकेमिकली अडॉप्टेड होती हैं। तो ये चीज है जाएगी। फिर दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि ऐसे एनिमल्स जो कोल्ड कंडीशन में रहते हैं। कोल्ड कंडीशन में रहने का मतलब ये है कि लाइक वो पोल्स पे अगर प्रेजेंट है या आर्कटिक एरियाज में है, तो फिर वहां पे ऐसा क्यों नहीं है कि उनका बॉडी का फ्लूइड फ्रीज कर जाए। क्योंकि अगर बॉडी में जो फ्लूइड्स है लाइक ब्लड है, ब्लड अगर फ्रीज कर जाएगा तो फिर मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकती। तो ऐसा ना हो इसके लिए उनकी बॉडी के अंदर फिर चेंजेस हैं। वो चेंजेस क्या है? दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं आप इसी में। दूसरा एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? एनिमल्स लिविंग इन कोल्ड कंडीशंस। उनमें क्या क्या चीजें है? आइस न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन्स। उनकी बॉडी के अंदर आइस न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन है। अब आइस न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन का काम क्या है? वो आइस फॉर्मेशन करेंगे, और आपको पता ही है कि आइस इंसुलेशन का काम करता है। तो अगर आइस का फॉर्मेशन होगा उनकी बॉडी में तो फिर वो इंसुलेशन का काम करेंगे, मीन्स बॉडी की जो हीट है वो बाहर नहीं निकल पाएगी। और अगर हीट रहेगी तो टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा। हालांकि बाहर टेम्परेचर माइनस में है पर फिर भी उनकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो वर्किंग टेम्परेचर के अप्रॉक्स रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी बॉडी में ये आइस न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन्स होती है। तो ये भी एक बायोकेमिकल अडॉप्टेशन के अंदर आते हैं। इसी तरीके से एक एग्जांपल एल्टीट्यूड सिकनेस का है।
एल्टीट्यूड सिकनेस में आपने क्या पढ़ा है कि एक पर्सन मान लीजिए कोई है प्लेन्स पे और वो किसी हिली एरिया पे जाता है। हिली एरियाज में आप मनाली, ले, लद्दाख, इससे ऊपर कहीं भी जा सकते हैं। तो उसमें सिम्टम्स आने लगते हैं, नाजिया, फटीग, हार्ट पैल्पिटेशंस, ये सारी चीजें। ऐसा इसलिए होता है कि हाई एल्टीट्यूड पे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो बॉडी को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। अगर बॉडी को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो फिर वर्क कैसे करेगी? तो फिर वहां पे है ना, एल्टीट्यूड सिकनेस आपने आई थिंक सर्कुलेशन में भी पढ़ा होगा, जूलॉजी में। तो आप वहां से भी इस चीज को देख सकते हैं। होता ये है कि अगर कोई पर्सन प्लेन्स पे है, लाइक अभी हम दिल्ली में हैं, अगर हम लद्दाख जाते हैं तो धीरे धीरे क्योंकि प्रेशर कम होता जा रहा है, हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर कम होता जाएगा, तो हमारी बॉडी के अंदर देयर आर चांसेस कि नोजिया, फटीग, हार्ट पैल्पिटेशन, इस टाइप के सिम्टम्स आने लगे, क्योंकि वहां पे इनफ ऑक्सीजन जो हमारी बॉडी को चाहिए वो नहीं मिल पाती। अब फिर भी हम जाते हैं, और जरूरी नहीं है कि एल्टीट्यूड सिकनेस हर पर्सन को हो। तो हमारी बॉडी उसको कंपनसेट कैसे करती है? बॉडी को कंपनसेट करने का रीजन क्या है? बॉडी में आरबीसी की सप्लाई बढ़ा दी जाती है। अगर आरबीसी की सप्लाई ज्यादा होगी तो वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को बाइंड करके टारगेट सेल तक ले जा सकेगी। हालांकि ऑक्सीजन कम है, लेकिन अगर आरबीसी का नंबर बढ़ा दिया जाएगा तो आरबीसी ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी करेगी, और फिर वो ज्यादा ऑक्सीजन को लेके जा सकती है टारगेट सेल को। और ज्यादा ऑक्सीजन आरबीसी से मिलेगी कैसे? उसके लिए फिर हमें ब्रीदिंग रेट भी अपना बढ़ाना होगा। तो हम रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ाएंगे और इंटरनली बॉडी में आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, तो बॉडी इस लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी को कंपनसेट कर पाएगी, और फिर उस तरीके से हम एल्टीट्यूड सिकनेस को कोप अप कर सकते हैं। इसीलिए कभी अगर आप नोटिस करें तो हिली एरियाज में जो लोग रहते हैं उनको अगर आप प्लेन से कंपेयर करेंगे तो उनके अंदर आरबीसी काउंट ज्यादा निकल के आता है, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर आरबीसी का प्रोडक्शन नॉर्मल आरबीसी से ज्यादा है। तो एक एल्टीट्यूड सिकनेस का केस भी है, और इसको ओवरकम कैसे करते हैं? मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। ओवरकम बाई टू, इंक्रीजिंग आरबीसी प्रोडक्शन, और दूसरा हो सकता है इंक्रीज रेट ऑफ ब्रीदिंग। तो इन दो तरीके से एल्टीट्यूड सिकनेस को कवर अप किया जा सकता है। तो ये सब बायोकेमिकल अडॉप्टेशन के अंदर आती है। या बायोकेमिकल तो कई सारी जगह फिजियोलॉजिकल भी लिखा होगा, तो अगर आप बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल को एक साथ भी लिखेंगे तो कोई इश्यू नहीं है उसमें। और एनसीईआरटी में ऐसा अलग अलग करके नहीं दिया कि ये बायोकेमिकल अडॉप्टेशन है, ये फिजियोलॉजिकल है। ये तो अगर मीट में आ जाए कि इनमें से कौन सी बायोकेमिकल अडॉप्टेशन है, तो आप उसको कैटेगराइज कर सके, इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है। अब फिजियोलॉजिकल देख लेते हैं। एल्टीट्यूड सिकनेस फिजियोलॉजिकल में भी आ जाएगा, है, याद रखिएगा। तो फिजियोलॉजिकल में और क्या क्या चीजें आ सकती हैं? हमने एक आर्की बैक्टीरिया पढ़ा था, थर्मोएसिडोफाइल। These are archibacteria. थर्मोएसिडोफाइल्स का केस था जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेते हैं, जबकि नॉर्मली एंजाइम 45 के बाद डीनेचर हो जाते हैं। बट ये फिर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वर्क करते हैं इनके एंजाइम्स। और अगर इनके एंजाइम्स इस टेम्परेचर पे वर्क करते हैं तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो एंजाइम्स हैं वो थर्मो स्टेबल होंगे। जैसे उस दिन भी, मतलब पहले भी पढ़ा था हमने, और अपने बायोटेक में भी पढ़ा होगा, टैग पॉलीमरेज जो है वो पीसीआर पे जो एंजाइम यूज होगा उसका वर्किंग टेम्परेचर 70 प्लस चाहिए। तो डेफिनेटली वो किसी ऐसे बैक्टीरिया से निकाला गया होगा, थर्मस एक्वेटिकस, विच इज ए क्लास ऑफ थर्मोएसिडोफाइल, इसी से बिलोंग करता है, सो दैट ये एंजाइम 70 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज्यादा टेम्परेचर पे वर्क कर सके। तो ये वो बैक्टीरिया हैं जिनके एंजाइम्स थर्मोस्टेबल हैं। थर्मोस्टेबल का मतलब है दे कैन वर्क एट हायर टेम्परेचर, एंड नॉर्मली एंजाइम्स 45 के बाद डीनेचर हो जाती है। ये ऑलरेडी आपने बायोमॉलिक्यूल्स में स्टडी किया हो। तो एक आर्की बैक्टीरिया का केस नहीं आ गया। इसी तरीके से एंटार्क्टिक फिशेज हैं। अब एंटार्क्टिका में तो टेम्परेचर फिर फ्रीजिंग है, -20 से भी नीचे है, तो उनका बॉडी फ्लूइड फ्रीज क्यों नहीं करता? तो उनकी ब्लड या लिम्फ या बॉडी फ्लूइड्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? दे हैव एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन्स।
जो फ्रीज ना करने दे। एंड ग्लिसरॉल, पानी में ग्लिसरीन मिला देंगे या ग्लिसरॉल मिला देंगे तो फ्रीजिंग टेम्परेचर नीचे चला जाएगा। नॉर्मली वाटर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज कर जाता है, ग्लिसरीन को फ्रीजर में रख दीजिए तो फ्रीज नहीं करेगी। तो इसका मतलब है कि अगर ब्लड के अंदर ग्लिसरॉल हुआ या एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन्स हुई तो ब्लड लो टेम्परेचर पे या बिलो जीरो पे फ्रीज नहीं कर पाएगा। और अगर ब्लड फ्रीज नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब है कि वो अपनी मेटाबॉलिज्म को पूरा कर सकते हैं। इवन इनमें ये भी खास बात है कि दीज आर द ओनली वर्टिब्रेट्स जिनमें आरबीसी और हीमोग्लोबिन होती ही नहीं है ना। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि इन अंटार्कटिक फिशेस के अंदर दे डू नॉट हैव आरबीसीज एंड हीमोग्लोबिन। ऐसा क्यों है? उसके भी रीजन ये है कि अंटार्कटिका में जो वाटर है वो बहुत ज्यादा क्लीन है, बिल्कुल फ्रेश वाटर है। उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है। अगर वैसे देखा जाए तो ब्लड में हीमोग्लोबिन या आरबीसी का काम क्या है? हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है, जिन सेल्स के अंदर पिगमेंट है वो सेल्स आरबीसी है। और आरबीसी का काम क्या है? ऑक्सीजन को टारगेट टिश्यू तक लेके जाना। तो अगर मान लीजिए बॉडी बहुत थिन हो जाए, स्किन या इतनी थिन हो जाए जिससे ऑक्सीजन आसानी से डिफ्यूज करके आ सके, तो ब्लड में आरबीसी की कोई जरूरत नहीं है, हीमोग्लोबिन की कोई जरूरत नहीं। हालांकि ऐसा होने के लिए सराउंडिंग में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो अंटार्कटिका में वाटर इतना क्लीन है या डिजोल्व ऑक्सीजन इतनी ज्यादा है कि ऑक्सीजन का एक स्ट्रॉन्ग ग्रेडियंट है। और अगर बॉडी को थिन कर दिया जाएगा तो बॉडी में ऑक्सीजन कहीं से भी डिफ्यूज करके आ जाएगी, फिर उसके लिए ब्लड में आरबीसी की कोई जरूरत नहीं है। तो इसीलिए इनकी अल्ट्रा थिन स्किन होती है, बहुत थिन स्किन है, सो दैट ऑक्सीजन आसानी से डिफ्यूज करके आ जाए और उसमें आरबीसी या हीमोग्लोबिन की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि जब फिश चारों तरफ से मिलेगी ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन की सप्लाई की कोई लिमिटेशन आएगी। तो एंटार्क्टिक फिश के अंदर फिर ये फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन आएगी। इसी तरीके से फिर एक एग्जांपल कैंगारू रैट का दिया है जो नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में है। ये ले सकते इन नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट। वहां पे, और ये कैसे वर्क करता है? ये फैट को ऑक्सीडाइज कर लेगा। जैसे आपने रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि हम ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेंगे, तो 1 ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेंगे तो 6H2O बनेंगे। बट अगर आप फैट को ऑक्सीडेशन करेंगे तो डिपेंडिंग ऑन फैटी एसिड वी हैव लार्ज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो क्योंकि वाटर की रिक्वायरमेंट वो अपनी फैट के ऑक्सीडेशन से पूरा कर लेता है और यूरिन को कंसंट्रेट कर लेगा, तो इसलिए डेजर्ट में रहने के लिए वो अडॉप्टेड हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इस तरीके से आ जाएगा ना, बिना पानी पिए पूरी लाइफ रह सकता है। तो ये कंगारू रैट इन नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट ऑक्सीडाइज फैट एंड कॉन्सेंट्रेट इट्स यूरिन। ऐसा क्यों किया? तो फिलफिल इट्स वाटर रिक्वायरमेंट। डेजर्ट में है, पानी नहीं होगा तो उसके लिए फिर उसने पानी को बचाना, अडॉप्टेशन हो गया कि वाटर को सेव करना शुरू किया। उसके लिए यूरिन को कंसंट्रेट कर लिया और दूसरी तरफ फैट को ऑक्सीडाइज किया, सो दैट ज्यादा से ज्यादा बाई प्रोडक्ट में वाटर बन, और उसी वाटर को फिर वो बाकी चीजों में यूज कर लेगा। इस तरीके से ऐसे पोलर एक्वेटिक सीज के अंदर सील होती हैं, मैमल है इन पोलर एक्वेटिक। तो इनके अंदर है, इनमें क्या है? इनमें ब्लबर प्रेजेंट है, एक फैटी लेयर है, एक फैट की लेयर है जो इंसुलेशन का काम करती है। तो जो लो टेम्परेचर है वो फिर इनकी बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आ सकता, तो सील्स इस तरीके से अडॉप्टेड हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। हमने एलेंस रूल भी डिस्कस नहीं किया था। एलेंस रूल यही कहलाता है, ये जो कोल्डर क्लाइमेटिक रीजन में मैमल्स होते हैं उनकी जो एक्सट्रीमिटीज हैं, मतलब जो बॉडी के एंड पॉइंट्स हैं, लाइक ईयर हो गया, नोज हो गया, या पाम एंड सोल हो गया, स्टॉक हो गया, लिम्स हो गए, तो ये सब जो है वो
छोटे होते हैं, सो दैट हीट का लॉस कम से कम हो। इसी को एलेंस रूल कहा जाता है। यहाँ पे एक रूल आपको मिल जाएगा, मैं ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो मैमल्स हैं इन कोल्डर एरियाज, कोल्डर क्लाइमेटिक एरिया या कोल्डर क्लाइमेट्स, वहाँ प्रेजेंट है, दे हैव शॉर्टर बॉडी एक्सट्रीमिटीज। बॉडी एक्सट्रीमिटीज मतलब एंड पॉइंट्स, जहाँ पे हमारी बॉडी खत्म होती है। और ऐसा क्यों किया गया है? टू मिनिमाइज हीट लॉस। इसी को हम बोलते हैं एलेंस रूल। ये एलेंस रूल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो जहां तक फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन की बात थी, तो ये फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन आपको याद है। फिर एक एनिमल्स में बिहेवियरल एडाप्टेशन भी दिया हुआ है कि ऑर्गेनिज्म अपना बिहेवियर कैसे चेंज कर सकता है, उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट वन इज बिहेवियरल एडाप्टेशन। इसमें एक एग्जांपल जो दे रखा है वो लिजर्ड्स का दे रखा है, जो डेजर्ट्स में रहती है। डेजर्ट लिजर्ड्स एक इनका एग्जांपल है। इनके बाद ये कन्फर्मर्स है। लिजर्ड मतलब रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल इन जनरल कन्फर्मर्स है। तो ये कन्फर्मर्स हैं, और अगर कन्फर्मर्स है तो ये स्ट्रेस कंडीशन को कैसे कोप करती है, किस तरीके से मैनेज करेंगी। तो फिर उसके लिए सिंपल सा है इनका क्राइटेरिया, कि जब इन्हें लगेगा कि गर्मी हो रही है, तब तो जो है वो शेड में चली जाएंगी। और जब लगेगा कि बॉडी का टेम्परेचर एक लेवल से बहुत नीचे चला गया, तो वो सन में आ जाएगी और हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो जब टेम्परेचर कम होगा तो वो हीट हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए सन में आ जाएंगी। जब टेम्परेचर इनकी लेवल से ज्यादा हो जाएगा, तो फिर वो शेड में मूव कर जाती है, सो दैट बॉडी का टेम्परेचर नीचे आ सके। तो बार बार ये शेड से सन में और सनी एरिया से शेडी एरिया में मूव करती रहती है। तो इस तरीके से है ना, ये कन्फर्मर्स में आएंगी। कन्फर्मर्स में आएंगी। तो ये आपको याद रखना है कि किस तरीके से वर्क करते हैं। और इसी तरीके से अगर दूसरा एग्जाम्पल देखा जाए, तो कुछ ऐसे भी हैं जो बरो कर जाते हैं। सम आर बरोइंग। बिल बना के नीचे चले जाएंगे। अगर नीचे चले जाएंगे तो फिर वो जो अबव ग्राउंड हीट से बच जाएंगे, है ना। बरोइंग हैबिट क्यों है? तो एस्केप अबव ग्राउंड हीट। इस तरीके से। तो एनिमल्स की जितनी भी एडाप्टेशन है, बस ये याद रखिएगा, जितना एनसीईआरटी है उतना ही पढ़ना है। प्लांट्स का तो हमने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, एनिमल्स में बहुत कुछ है नहीं, ना तो जू में है ना यहाँ ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में पढ़ोगे। जितना मैंने भी बता दिया आपको, उतना ही बस आपको याद रखना। प्लांट्स में देख लेते हैं एक ओवरव्यू। प्लांट्स के अंदर हमने बहुत कुछ पढ़ भी रखा है, और हम उसको ले भी सकते हैं। प्लांट्स में बिहेवियर तो आएगा नहीं, सिंपल सी बात है। प्लांट्स में मॉर्फोलॉजी एडॉप्टेशन है, फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन है, बायोकेमिकल हो सकती है। प्लांट्स में तो आपने एनाटॉमिकल एडॉप्टेशन भी पढ़ी। प्लांट के लिए हमने पढ़ा था कि प्लांट में वाटर सबसे इंपॉर्टेंट है। बिना वाटर के प्लांट सर्वाइव नहीं करते, ट्रांसपोर्टेड प्लांट में पढ़ा। तो वाटर की अवेलेबिलिटी के हिसाब से प्लांट्स को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया। जैसे जो नॉर्मल प्लांट होते हैं वो मीजोफाइट्स कहलाते हैं इन जनरल, क्योंकि वो नॉर्मल है, इसलिए उनमें कोई चेंजेस नहीं है। और जो लो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर में रहेंगे फिर वो जीरोफाइट्स बन जाएंगे। जो वाटर में ही रहेंगे वो हाइड्रोफाइट्स बन जाएंगे। तो या तो जीरोफिटिक एडाप्टेशन से या हाइड्रोफिटिक एडाप्टेशन से। कुछ सॉल्ट वाले में एरिया में रहते हैं, हेलोफाइट्स कहलाते हैं, तो हेलोफिटिक एडाप्टेशन है। तो वाटर की अवेलेबिलिटी के हिसाब से जब प्लांट्स को हम डिवाइड करते हैं, तो अलग अलग कैटेगरी बन जाती है। अब उनमें से देख लेते हैं। पहली कैटेगरी हमारी जीरोफाइट है, which grow in low availability of water.
अब जीरोफाइट दोनों तरीके से होते हैं ना, एक कहलाते हैं फिजिकल इन एब्सेंस ऑफ वाटर, और एक फिजियोलॉजिकल जीरोफाइट्स होते हैं। वाटर प्रेजेंट बट नॉट अवेलेबल टू प्लांट। क्योंकि नॉर्मली आप जीरोफाइट्स का बोलते हो कि डेजर्ट प्लांट जीरोफाइट्स होते हैं, लेकिन आपको अगर याद हो तो प्लांट किंगडम में पाइनस के लिए लिखा है एनसीईआरटी ने, वो टेम्परेट एरिया का डेजर्ट प्लांट है। या कभी इस तरीके से देखा हो तो लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट का एग्जाम्पल है, इसी क्लास में भी बोला था। तब लद्दाख के अंदर तो ऐसा नहीं है कि डेजर्ट है, फिर भी इसे कोल्ड डेजर्ट क्यों कहते हैं? बिकॉज टेम्परेचर बहुत कम है, इतना कम कि जो सॉइल में वाटर है वो फ्रीज हो गया। अगर सॉइल का वाटर फ्रीज हो जाएगा तब भी वो प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होगा। तो जो स्नो कवर्ड माउंटेन है, स्नो इज ए फॉर्म ऑफ वाटर, बट स्नो की फॉर्म में प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो इसलिए जीरोफाइट दोनों ही है, फिजिकल जीरोफाइट्स भी है जहाँ पानी है ही नहीं, फिजियोलॉजिकल जीरोफाइट्स भी होते हैं जहाँ पानी है बट प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं। तो इसलिए यहाँ पे अभी हम जीरोफाइट दोनों कंसिडर कर रहे हैं। अब जीरोफाइट में हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है वो आपको बस एक रिकॉल करना है। मैं आपको थोड़ा बहुत जो समझा देता हूँ। तो सबसे पहले पाइनस का ही एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जो आपने प्लांट किंगडम में पहली बार पढ़ा था। तो पाइनस एक टेम्परेट एरिया का था, तो उसमें आपने लिखा था कि लीफ के ऊपर एक थिक क्यूटिकल होती है, जो स्टोमेटा है वो अंदर धसे हुए होते हैं, सनकेन स्टोमेटा होते हैं। लीफ का शेप निडल शेप हो गया। भाई वाटर की लो अवेलेबिलिटी है या वाटर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ट्रांसपिरेशन में जो वाटर का लॉस होता है उसे मिनिमाइज करना है। तो टू मिनिमाइज वाटर लॉस ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, इसीलिए सारी अडॉप्टेशन जीरोफाइट डेवलप करती है। तो क्या क्या अडॉप्टेशन हो सकती है? जैसे अगर हम कहें तो निडल शेप लीफ आपने पढ़ा, ये तो पाइनस नहीं पढ़ा था हमने। इसके अलावा थिक क्यूटिकल, क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर है ऑन लीव्स एंड स्टेम, पाइनस की लीफ में है। बाकी आपने फाइलोक्लैड पढ़ा था तो उसमें स्टेम भी आपने पढ़ा था, है। सनकेन स्टोमेटा, सरफेस पे स्टोमेटा नहीं आएगा तो ट्रांसलेशन में वाटर लॉस कम हो जाएगा, ये चीजें आ जाएंगी। इसके अलावा ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्टेम, अब ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्टेम आपने पढ़ा था किस चीज में? फाइलोक्लैड में। और क्लेडोड, दोनों ही मैंने पढ़ा रखे हैं आपको। दोनों के एग्जाम्पल, फाइलोक्लैड आपने ओपनशिया पढ़ा था, ओपनशिया था, और एक यूफोरबिया था, तो यहाँ नहीं लिख रहा लेकिन क्लेडोड में आपने एग्जाम्पल एस्पेरेगस पढ़ा था, ये था। माइनस हो ही गया, ये सारी चीज। अब यहाँ पे अगर अलग अलग करना हो तो लीफ का शेप चेंज हुआ तो ये मॉर्फोलॉजिकल हो गया। क्यूटिकल एक वैक्सी मटेरियल है, प्लांट सिंथेसाइज करेगा तो ये बायोकेमिकल हो गया। स्टोमेटा अंदर की तरफ है, जब तक आप सेक्शन कट करके नहीं देखोगे नहीं दिखाई देगा, तो ये एनाटॉमिकल हो गया। अगर मॉर्फोलॉजी में ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्टेम है तो ये मॉर्फोलॉजिकल अडॉप्टेशन हो गया। आपने कैम पाथवे पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस में पढ़ाया था, ये स्टोमेटा नाइट में ओपन होंगे, है ना, स्कोटो एक्टिव। ये डार्क एसिडिफिकेशन है, स्टोमेटा रात में खुलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन रात में होगा, फिर मैलिक एसिड की फॉर्म में वैक्यूल में स्टोर हो जाएगा। डे टाइम में जब स्टोमेटा बंद होंगे तो मैलिक एसिड से वापस CO2 रिलीज होगी और उस CO2 से क्रेब्स साइकिल, केल्विन साइकिल के थ्रू फोटोसिंथेसिस होगी। तो कैम पाथवे भी आपने पढ़ा है, तो कैम पाथवे फिजियोलॉजिकल हो गया, नॉन फिजियोलॉजी नहीं पढ़ा है। अगर यहाँ से अलग अलग करना हो तो किए जा सकते हैं। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि इन सब का पर्पज एक ही था, टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन रेट या टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। इसी सब चीज के लिए जीरोफाइट में अडॉप्टेशन आती है। हाइड्रोफाइट्स में देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है, जो प्लांट्स पानी में है उनमें क्या क्या अडॉप्टेशन आएंगी।
आपको रूट कैप पढ़ाया था। रूट कैप कहाँ प्रेजेंट होती है? रूट की टिप पे प्रेजेंट होती है और वो डेड होती है क्योंकि वो मेरिस्टेमेटिक एरिया को प्रोटेक्ट करती है। कुछ प्लांट ऐसे थे जहाँ पे रूट कैप की जगह बेसिकली रूट पॉकेट्स आ जाएगा और ये एयर फिल्ड होंगी तो ये बायोन्सी प्रोवाइड करेंगी। ये कहाँ पढ़ा था आपने? आइकॉर्निया में, पिस्टिया, ये उस चीज के लिए था। तो ये आपको पढ़ाया था कि रूट कैप की जगह रूट पॉकेट्स आ जाएंगी, ये याद रखिए। इसके अलावा और क्या पढ़ा था हमने? स्पॉन्जी, स्पॉन्ज लाइक या स्वेलन पीटीओल होता है, ये भी आइकॉर्निया में, जो इनको फ्लोट करने में हेल्प करता है, ये इंपॉर्टेंट है। हेट्रोफिली का आपको पढ़ाया था, हेट्रोफिली या फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ा था। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? इमरजेंट हाइड्रोफाइट। आपने एक नाम लिखा था बटरकप, उस बटरकप में ये पढ़ा था कि एरियल लीफ जो है वो एक्वेटिक लीफ से डिफरेंट होती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हेट्रोफिली आएगा। ये अलग अलग है, तो ये क्योंकि कुछ लीफ पानी के अंदर है एक्वेटिक और कुछ पानी से बाहर निकल आई हाइड्रोफाइट से, बट इमर्ज करके बाहर आ गए, तो जो एरियल लीव्स बनेंगी वो इस कैटेगरी में आ जाएगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हेट्रोफिली में प्रेजेंट है। एनाटॉमी में आपको पढ़ाया था कि पैरेंकाइमा के अंदर अगर लार्ज एयर फिल्ड स्पेस आ जाएंगे तो पैरेंकाइमा कहलाएगा। पैरेंकाइमा है ये टू प्रोवाइड बायोन्सी। ये जितने भी फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स हैं कहाँ होगा? इन फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। पैरेंकाइमेटस टिश्यू प्रेजेंट होंगे। क्लोरेंकाइमा पढ़ाया था आपको, क्लोरोप्लास्ट अगर डेवलप हो जाए तो क्लोरेंकाइमा जो है वो वेल डेवलप्ड होगा। तो उस हिसाब से आएगा। आपको फोटोसिंथेटिक रूट्स पढ़ाई थी, मॉर्फोलॉजी रूट के मॉडिफिकेशन में, इंट्रापा सिंघाड़े में प्रेजेंट होती है, तो अपने रूट्स फोटोसिंथेसिस कर सकती है, वो आपको पढ़ाया था। इसके अलावा वेजिटेटिव प्रोपगेशन में ऑफसेट पढ़ाया था आपको इन आइकॉर्निया। इसी की वजह से ये ट्रबलसम वीड है, बिकॉज ऑफसेट से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो जाएगा। हेल्प्स इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आप प्लांट्स की एडॉप्टेशन पढ़ोगे तो मुझे पता है, मैंने आपको सारी करा रखी है, बस एक ये रिवाइज करने वाली बात है कि हमने कहाँ कहाँ क्या क्या पढ़ा। जो सर एक बार प्लांट रूट पॉकेट्स बताना। रूट पॉकेट्स पढ़ाया था आपको, रूट कैप की जगह रूट पॉकेट्स होगी, रूट कैप ही है बेसिकली, बस वो कैप में जो टिश्यू है डेड सेल्स है वो सॉलिड है, उन सॉलिड की जगह एयर स्पेस के लिए जगह बन जाएगी। अब जब उसमें एयर फिल हो जाएगी तो बायोन्सी में हेल्प करेगा। ये सारे प्लांट्स फ्लोट ही तो करते हैं, आइकॉर्निया पिस्टिया फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। तो फ्लोट करने के लिए उन्हें बायोन्सी चाहिए, बायोन्सी के लिए जो हेल्प कर दे। तो एरनकाइमा भी बन गया, पैरेंकाइमा में स्पेस होता ही है, एयर भर दो। ऐसे डेड रूट कैप होती है, उसमें स्पेस बना के एयर भर दो, तो उस हिसाब से रूट पॉकेट बोल दिया गया, क्योंकि उसमें चैम्बर्स बन जाते हैं और उनमें एयर आ जाती है। बस इतना ही। आइकॉर्निया पिस्टिया दोनों में सर ही होता है। सर क्लोरेन काइमा का क्या बताया आपने? क्लोरेंकाइमा वेल डेवलप्ड होगा, वेल डेवलप का मतलब क्लोरेंकाइमा क्या था? पैरेंकाइमा विद क्लोरोप्लास्ट। अगर आप किसी हाइड्रोफाइट को देखोगे तो आपको प्रॉपर तो एक ट्री के जैसा थोड़ा प्लांट बॉडी मिलेगा, रूट स्टेम लीफ ब्रांचेस फ्लावर सीड। अगर आप किसी प्लांट पौधे को, मान लीजिए आपने सिंगाड़े का देखा हो, कमल का प्लांट देखा हो, तो उसमें हर एक चीज रूट को छोड़ के सब कुछ ग्रीन होता है, सब जगह फोटोसिंथेसिस हो जाती है, स्टेम में भी, ब्रांच में भी, लीफ में भी। अगर फ्लोरल पेटल्स हैं तो उनमें भी, इवन ट्रापा में तो रूट में भी। तो पैरेंकाइमा में क्लोरोप्लास्ट लीफ में तो होता ही है, बट हाइड्रोफाइट्स में ऑलमोस्ट सारी बॉडी में होता है रूट को छोड़ के।
हालांकि ट्रापा की रूट में भी होता है। तो क्लोरेनकाइमा नॉर्मल प्लांट से अगर कंपेयर किया जाए तो वेल डेवलप्ड है, सो दैट ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस को कर सकते, ये मतलब है। ओके सर। ओके, ठीक है। फिर आपको एक हेलोफाइट्स पढ़ाया था मॉर्फोलॉजी में, याद हो, जो सॉल्ट में प्लांट रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट्स कहलाते हैं, मार्शी एरियाज में जो प्लांट होंगे। इनमें एडॉप्टेशंस क्या क्या पढ़ाई थी? एक आपको निमेटोफोर्स पढ़ाया था, रेस्पिरेटरी रूट, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर में विविपैरस सीड जर्मिनेशन पढ़ाया था। हेलोफाइट वो प्लांट है जो मार्शी एरियाज या सॉल्ट में रहते हैं। अब अगर वो सॉल्ट में रहते हैं तो फिर आपको पता था कि नीचे सॉल्ट ज्यादा है, इसलिए रूट को सरवाइव करना मुश्किल है, तो रूट बेंड करके बाहर निकल आती है, मिट्टी से बाहर आ जाती है। उनको न्यूमेटोफोर्स या आपने रेस्पिरेटरी रूट्स लिखा था, टैप रूट के मॉडिफिकेशन में है। और इसी तरीके से अगर सीड का जर्मिनेशन, क्योंकि न्यूट्रल पीएच पे होता है और ये सॉल्टी एरियाज में, इसलिए सीड का जर्मिनेशन फ्रूट के अंदर ही कर दिया जाता है। जब प्लांट में फ्रूट लगा होगा तो उस फ्रूट के अंदर सीड जर्मिनेट हो जाएगा, वहीं से एक नया प्लांट बन जाएगा। और जब वो प्लांट भारी हो जाएगा वेट में, तब वो फ्रूट फूट के नीचे गिरेगा और अपने आप को स्टेब्लिश करेगा। तो सीड का जर्मिनेशन क्योंकि फ्रूट के अंदर हो रहा है, तो उसको विविपैरी बोला जाता है। तो विविपैरस सीड जर्मिनेशन, तो ये हेलोफाइट की अडॉप्टेशन। ऐसे आपको लास्ट में अगर इपीफाइट याद हो, प्लांट के ऊपर अगर प्लांट होते हैं तो क्या कहलाते हैं? इपीफाइट। तो इपीफाइट्स के अंदर आपको मैंने दो चीजें पढ़ाई थी। एक तो मॉर्फोलॉजी में पढ़ाया था एरियल हैंगिंग रूट, क्योंकि इनकी रूट्स वायु तक नहीं पहुंचेंगी। और उसके अलावा एनाटॉमी में आपको पढ़ाए थे वेलामेंट टिश्यू, जो वाटर को एटमॉस्फेयर से, मतलब जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो एरियल हैंगिंग रूट्स होती है और वेलामेंट टिश्यू होती है। ये आपको एपिफिटिक एडॉप्टेशन से भी पढ़ा है। जीरोफाइट, हेड्रोफाइट, हेलोफाइट, एपीफाइट, ये सब प्लांट को वाटर के हिसाब से, मतलब उनकी हैबिटेट के हिसाब से डिवाइड किया गया बेसिकली। तो ये सब एडॉप्टेशन में आएगा। इनमें से आप देखोगे तो कुछ भी नया नहीं है। एनिमल्स के लिए नया है क्योंकि एनिमल्स मैंने नहीं पढ़ा है आपको, और जहाँ भी आपने जितना पढ़ा है, और क्योंकि एनिमल्स में हर एनिमल की एडॉप्टेशन अलग है, इसलिए जितना एनसीईआरटी में दे दिया बस उतना ही आपको याद। इकोलॉजी में बहुत कम चीजें ऐसी हैं जो आपको बाहर से मिलेंगी, वरना सब एनसीईआरटी से। बस आपको याद करके सही करके आना है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए। तो ये थर्ड टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, एडॉप्टेशन। मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल, एनाटॉमिकल। एनिमल्स में अलग पढ़ी है हमने, और हमने प्लांट से अलग पढ़ी। यहाँ तक का जो पोर्शन था वो आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड था। हालांकि मैं ऑर्गेनिज्म के बारे में तो कुछ नहीं पढ़ा, स्टार्टिंग में था कि ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी ही उसकी इकोलॉजी कहलाती है। तो वो लाइन हम पहले ही पढ़ चुके थे कि ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे अगर इकोलॉजी पढ़ेंगे तो वो फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी बन जाएगी। तो वो तो हमने नहीं पढ़ा, लेकिन एबायोटिक फैक्टर कौन से हैं, उनका रिस्पॉन्स क्या आएगा वो, और अगर कन्फर्मर है तो डेफिनेटली वो अडॉप्ट करेंगे किसी इन्वायरमेंट में रहने के लिए। सर थोड़ा तेज बोलिए, आवाज नहीं आ रही आपको? कम आ रही है बहुत। आ रही है? सर फ्लक्चुएशन ज्यादा हो रहा है, फ्लक्चुएशन ज्यादा हो रहा है सर। अच्छा, कुछ कनेक्शन का होगा। जी चलो सर। कुछ करता हूँ, कोशिश करता हूँ तेज बोलने की, क्योंकि मैं अपने हिसाब से बहुत तेज बोल रहा हूँ, बाहर वालों को भी आवाज आ रही होगी इस टाइम पे। ओके, तो हाँ, हम बात ये कर रहे थे कि हाँ, एडॉप्टेशंस का, कि एडॉप्टेशंस कन्फर्मर्स के लिए ही अप्लाई होती है ना, ये याद रखिएगा। जो रेगुलेट है उनमें तो प्रॉब्लम है ही नहीं, वो तो इंटरनल कॉन्स्टेंसी मेंटेन कर ही लेंगे। अब जो मेंटेन नहीं कर सकते उनको फिर बाहर की कंडीशंस के हिसाब से चेंज होना पड़ेगा। तो जो प्लांट्स हैं उनमें एडॉप्टेशन है, और इन जनरल अगर आप देखेंगे तो जो कन्फर्मर्स हैं एनिमल्स में, उनमें एडॉप्टेशन आपने पढ़ा। अब इस चैप्टर का सेकंड हाफ डिस्कस करते हैं, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में अधिकतर चीजें ह्यूमन पॉपुलेशन को लेके ही है, तो हम उस तरीके से भी देख सकते हैं कि पॉपुलेशन के बारे में मैं पढ़ सकते हैं। और फिर एक इसमें टॉपिक आएगा लास्ट में, पॉपुलेशन इंटरेक्शन।
दो पॉपुलेशन या दो से ज्यादा पॉपुलेशन अगर आपस में इंटरेक्ट करती है तो किस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे। तो मैं नेक्स्ट हेडिंग जो पढ़नी है वो पॉपुलेशन ब्रीफ। जैसे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन था तो उसमें एबायोटिक फैक्टर, रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर, एडॉप्टेशन, आप चाहें तो लिख सकते हैं। फोर्थ हेडिंग इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को हमने डिफाइन तो किया ही था कि एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। अगर आप इसको लिखेंगे भी दोबारा से, ऑर्गेनिज्म का ग्रुप आएगा, ठीक है? कहाँ रह रहा होगा? लिविंग इन वेल डिफाइंड हैबिटेट। हर ऑर्गेनिज्म की हैबिटेट डिफाइंड होती है, उसको आप जियोग्राफिकल बाउंड्री से ले सकते हैं, तो जियोग्राफिकल एरिया लिख सकते हैं। जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन में तो पता है कि दिल्ली की पॉपुलेशन इतनी है, और दिल्ली कितना है वो डिफाइंड है इन टर्म्स ऑफ इट्स मैप। उसकी जियोग्राफिकल एरिया लिमिट कर रखा है कि ये दिल्ली या यहाँ तक यमुना बिहार है, एक्स वाई जेड। ये हमें अधिकतर चीजें ह्यूमन पॉपुलेशन को लेके ही पढ़नी है, तो मैंने इसलिए यही एग्जाम्पल दिया। यहाँ पे रह के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो सब शेयर भी करते हैं चीजों को और कॉम्पिटिट भी करते हैं। शेयर एंड कॉम्पिटिट, शेयरिंग भी होगी एंड कॉम्पिटिट भी होगी। किस चीज के लिए? फॉर सिमिलर। अगर एक ही स्पीसीज की पॉपुलेशन है तो जो रिसोर्सेज है, एरिया सेम हो गया, मीटिंग पार्टनर सेम हो गया, इवन फूड भी सेम हो गया, तो ये सिमिलर रिसोर्सेज के लिए शेयर भी करेंगे या फिर कॉम्पीट करेंगे और आपस में इंटरब्रीड भी कर सकते हैं, पोटेंशियली इंटरब्रीड। अगर एनिमल के लिए है तो आप बस याद रखिएगा कि इन नेचर बात कर रहे हैं, यहाँ पे आर्टिफिशियल ब्रीडिंग की बात नहीं हो रही। अगर हॉर्स की पॉपुलेशन अगर आप कंसिडर करेंगे तो हॉर्स किसी एक नेचुरल एरिया में रह रहा है, जो उसकी हैबिटेट है, जो उसकी जियोग्राफिकल बाउंड्री है। उस एरिया में जितने भी रिसोर्सेज होंगे वो सारे हॉर्सेस के अंदर या तो शेयर कर लिए जाएंगे या फिर उनमें कंपटीशन होगा, जो जीतेगा उस चीज को वो यूटिलाइज करेगा। तो या तो वो शेयर करेंगे या कॉम्पीट करेंगे। उनका फूड भी कॉमन है, उनका एरिया भी कॉमन है, उनका मेटिंग पार्टनर भी कॉमन होगा, बिकॉज हॉर्स हॉर्स के साथ ही कॉम्पीट करेगा। हालांकि हम आर्टिफिशियल ब्रीडिंग प्रोग्राम में हॉर्स को डंकी से मेट करा सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग नेचर। आप इनको ह्यूमन कैपिटेशन में नहीं काउंट कर सकते, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग यहाँ पे काउंट नहीं करनी। अगर पॉपुलेशन डिफरेंट स्पीशीज की है तो ऑब्वियस सी बात है पोटेंशियली इंटरब्रीड नहीं आएगा, क्योंकि स्पीशीज की प्रॉपर्टी थी कि वो एक स्पीशीज के मेंबर आपस में ब्रीड कर सकते हैं, दो स्पीशीज के मेंबर नेचर में इंटरब्रीड नहीं करते। तो इसलिए ये पोटेंशियल इंटरब्रीड तभी कंसिडर करना है जब पॉपुलेशन हम एक स्पीशीज की काउंट करेंगे। अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से इकोलॉजी पढ़ते हैं तो दिस इज कॉल्ड पॉपुलेशन इकोलॉजी। हम जो भी चीज पढ़ेंगे पॉपुलेशन, इकोलॉजी को आप पॉपुलेशन से लेके आएंगे, है ना? इसका मतलब क्या है? इकोलॉजी विद पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। एक्चुअली जो एवोल्यूशन में आप पढ़ते हैं वो यही है, जहाँ पे आपने हार्डे ग्रीनबर्ग इक्विलिब्रियम, फाउंडर इफेक्ट, बॉटल इफेक्ट, एडॉप्टिव रेडिएशन, ये जितना भी कुछ आपने पढ़ा है एवोल्यूशन में मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ये सब पॉपुलेशन इकोलॉजी का पार्ट है। जहाँ ये डिफाइन किया गया कि अगर एक पॉपुलेशन किसी एक एरिया से दूसरे एरिया में जाती है, वहां जाके वो इवॉल्व होती है, तो उसमें वो कौन से जीन्स थे जो इस चीज के लिए नए स्पीशीज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो जीन्स है तो जेनेटिक्स हो गई, एरिया है तो इकोलॉजी आ गया, और इंडिविजुअल का ग्रुप गया होगा, सिंगल इंडिविजुअल तो गया नहीं होगा, तो पॉपुलेशन आ गया। तो इकोलॉजी को आपको पॉपुलेशन जेनेटिक्स और एवोल्यूशन से स्टडी करना है, तो वो पॉपुलेशन इकोलॉजी कहलाती है। अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स यूज किए जाते हैं। क्या क्या वर्ड है? एक वर्ड यूज होता है डीन।
ये किसी भी एरिया की लोकल पॉपुलेशन कहलाती है। यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ होमोसैपियंस ही आएगा, इसीलिए मैंने पहले लिख रखा है, हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। तो डीन क्या कहलाता है? डीन किसी भी एरिया की लोकल पॉपुलेशन कहलाती है। यमुना विहार की लोकल पॉपुलेशन तो वो डीन कहलाएगी, किसी भी एरिया की स्पेसिफिक पॉपुलेशन को हम डीन बोलते हैं, वो याद रखिएगा। जैसे अगर यमुना विहार तो छोटा ही हो गया, हिल्स पे कितने लोग हैं, प्लेन पे कितने, आइलैंड पे कितने, इस तरीके से लिखेंगे तो डीन आ जाएगा। डीन से वर्ड बन गया डेमोग्राफी, स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ये डेमोग्राफी वर्ड आ जाएगा। अगर मान लीजिए दो एरिया की पॉपुलेशन को आप कंपेयर करें, ऑर्गेनिज्म तो एक ही है, ह्यूमन हो गया, बस आपको एरिया अलग लेने हैं। मान लीजिए आप यमुना वैली की एरिया को करोल बाग से कंपेयर करें, या देहरादून में कितने लोग रह रहे हैं हिल्स पे, और दिल्ली यानी प्लेन में कितने लोग रह रहे हैं, इनको कंपेयर करें। डिफरेंट पॉपुलेशन, डिफरेंट लोकल पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन, तो आपस में वो एक दूसरे के लिए सिस्टर पॉपुलेशन कहलाएंगे। एक वर्ड यूज होगा, सिस्टर पॉपुलेशन। ये क्या है? डिफरेंट पॉपुलेशन या डिफरेंट लोकल पॉपुलेशंस, अलग अलग लोकल पॉपुलेशन को। और एक ही ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं है, यहाँ पे नहीं, हमारा ऑर्गेनिज्म यहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन में ह्यूमन हो ही है, ये कहलाती है। फिर कुछ ऐसी भी पॉपुलेशन होती है जो डिस्पर्सिंग इंडिविजुअल की होती है, विच आर फ्रीक्वेंटली मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, उसको बोलते हैं मेटा पॉपुलेशन। दिस इज a set of local population interconnected by a set of local population interconnected by dispersing individual। जैसे बहुत कॉमन एग्जांपल है, मैं हर बार यही एग्जांपल कोट करता हूँ कि डिस्पर्सिंग इंडिविजुअल का मतलब है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो जॉब पर्पज से या अपने वर्क प्रोफाइल की वजह से एक एरिया से दूसरे एरिया पे मूव करते हैं। डेली बहुत सारे लोग गुड़गांव से दिल्ली आते हैं, नोएडा से दिल्ली आते हैं, या दिल्ली से गाजियाबाद जाते हैं। तो जितने भी ये हैं वो सब डिस्पर्सिंग इंडिविजुअल है। तो अगर लोकल पॉपुलेशन आप केवल डिस्पर्सिंग इंडिविजुअल की बनाएंगे तो वो मेटा पॉपुलेशन कहलाती है। अभी हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में कि जो मोस्ट ऑफ द पोल्यूशन का कॉज है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये मानता है कि दिल्ली के अंदर अगर रिसोर्सेज की सप्लाई है, डिमांड बढ़ रही है, तो डिमांड क्यों बढ़ रही है? तो उसका मेन रीजन है मेटा पॉपुलेशन। अगर कोई गाजियाबाद से दिल्ली जॉब करने आ रहा है तो वाटर की डिमांड वो दिल्ली गवर्नमेंट से कर रहा है, क्योंकि दिन में पानी पीना। अगर वो वेस्ट जनरेट कर रहा है तो दिल्ली छोड़ के जाएगा, गाजियाबाद तो लेके नहीं जाएगा। तो वेस्ट की प्रॉब्लम दिल्ली के लिए हुई, और पानी भी देना दिल्ली की ड्यूटी हुई, जबकि वो रह रहा है गाजियाबाद में। टैक्स वो पे करेगा तो गाजियाबाद गवर्नमेंट को दे। तो डिस्पर्सिंग इंडिविजुअल भी पॉपुलेशन में इंपॉर्टेंट होते हैं, और ह्यूमन पॉपुलेशन के टर्म में ऐसी पॉपुलेशन को मेटा पॉपुलेशन कहा जाता है। ये पॉपुलेशन के बारे में जनरल चीजें होती हैं। अब पॉपुलेशन को हम काउंट कैसे करते हैं, पॉपुलेशन की स्टडी कैसे करते हैं, पॉपुलेशन के लिए पैरामीटर्स कौन कौन से यूज करते हैं। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। पॉपुलेशन की स्टडी के लिए हम कौन कौन से पैरामीटर को कंसर्न में लेते हैं। पहला पैरामीटर सिंपल है, बर्थ रेट। बर्थ रेट को आप नेटेलिटी से भी लिख सकते हैं कि बर्थ रेट कराएगा पर कैपिटा, जो भी काउंट किया जाता है 1000 में, पर कैपिटा लाइव बर्थ। स्टिल बर्थ नहीं लेनी है, कोई डेड बेबी बॉर्न हुआ तो वो बर्थ रेट में काउंट नहीं किया जाएगा। लाइव बर्थ होनी चाहिए, तो नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पर कैपिटा, उसको हम बर्थ रेट या नेटेलिटी बोलेंगे। ऐसे डेथ रेट निकाल सकते हैं, सिंपल है।
डेथ रेट इज मॉर्टेलिटी। ये क्या आएगा? पर कैपिटा डेथ, वो निकल आएगा। जब पॉपुलेशन काउंटिंग के लिए लोग आते हैं तो वो ये भी देखते हैं कि सेक्सेस क्या है। अगर फैमिली में 4 लोग हैं तो मेल फीमेल कितने हैं, तो उसका रेशियो निकाला जा सकता है, सेक्स रेशियो। ये इंपॉर्टेंट आ जाएगा, है ना। दिस इज अ रेशियो बिटवीन मेल एंड फीमेल इन पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे होता है कि नंबर ऑफ फीमेल कितनी है पर 1000 मेल्स किसी भी स्टेट के अंदर। तो कभी एम्स में ये पूछा गया था, तो हरियाणा के अंदर सबसे कम आता है, सबसे कम फीमेल है पर 1000 मेल, और केरला के अंदर ये रेट सबसे ज्यादा आता है। तो सेक्स रेशियो भी इंपॉर्टेंट है कि कितने 1000 मेल पे कितनी फीमेल उस पॉपुलेशन में अवेलेबल है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। किसी पर्सन की एज कितनी है तो एज इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो एज के हिसाब से हम पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। एज डिस्ट्रीब्यूशन को जब आप प्लॉट करेंगे तो यहाँ से जो शेप आएगा वो पिरामिड आएगा, तो ये एज पिरामिड्स बन जाएंगे। ये भी एक क्राइटेरिया है कि एक कैसे निकालना है, परसेंट इंडिविजुअल निकालने किसी भी एज ग्रुप के, परसेंट इंडिविजुअल्स ऑफ एज ग्रुप, है ना, कोई भी ऑफ एज ग्रुप। एज ग्रुप कैसे काउंट करना है, तो वो आप 3 तरीके से बनाते हैं। एक रिप्रोडक्टिव एज का पैरामीटर मान लिया गया कि अगर रिप्रोडक्टिव एज का पैरामीटर क्या है हमारे पास 18-21, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगे तो 18-21, 18 फॉर फीमेल 21 फॉर मेल, यहाँ से लेके और डिसाइडिंग फैक्टर मेनोपॉज है जो फीमेल के हिसाब से तो 45। तो 18-21 से 45 तक रिप्रोडक्टिव एज है, तो बिफोर दैट 0 से 18-21 प्री रिप्रोडक्टिव, 45 से लेके जस्ट बिफोर डेथ तक का जो टाइम पीरियड आएगा पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो हमने 3 अलग अलग ग्रुप बना लिए। 3 अलग अलग ग्रुप बनाने का मतलब ये हुआ प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, 3 ग्रुप आ गए हमारे पास। एक प्री रिप्रोडक्टिव है, एक रिप्रोडक्टिव है, एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप है। अब इन ग्रुप्स को अगर आप प्लॉट करेंगे तो हमारे पास जो शेप आएगा वो पिरामिड शेप आएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर जो है वो 3 अलग अलग टाइप के एज पिरामिड्स बन जाएंगे। जैसे मैं बहुत सिंपल बना दे रहा हूँ, बाकी आप एनसीईआरटी से एनसीईआरटी के फिगर भी देख लीजिएगा। एक पिरामिड का शेप ये है, ये प्री रिप्रोडक्टिव है, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ये रिप्रोडक्टिव है, ये ऊपर वाला पोस्ट रिप्रोडक्टिव है। ये पहला पिरामिड। आपको बस ये याद रखना है कि पिरामिड का शेप क्या है, किस कंडीशन में आएगा और इसका कंक्लूजन क्या है, इस हिसाब से। जैसे ये वाला अगर आप देखेंगे तो ये कैसा है, ये एक्सपेंडिंग है। ये क्या शो कर रहा है, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। शेप कैसा है, ट्राइएंगुलर। ट्राइंगल जैसा है तो ये ट्राइंगुलर शेप आ जाएगा। ये पॉपुलेशन एक्सपेंडिंग को शो कर रहा है इस हिसाब से। तो ये ट्राइंगुलर शेप है, एक्सपेंडिंग है। आएगा कब, कंडीशन क्या थी इसको आने की, कंडीशन में देखा ये कि प्री रिप्रोडक्टिव जो है वो रिप्रोडक्टिव से बहुत ज्यादा होनी चाहिए। प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर मच हायर देन रिप्रोडक्टिव। अगर ऐसा है तो फिर ये शेप आ जाएगा, प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव से बहुत ज्यादा है। अब मान लीजिए होगा क्या, कल को जब ये प्री रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव में पहुंचेंगे तो फिर ग्राफ इसके ऊपर ही बनेगा। जितना फिगर है वो यहाँ अगर लेके आओगे तो नीचे उसी प्रोपोर्शन में ये बड़ा हो जाएगा। तो जब भी किसी पॉपुलेशन में प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का नंबर रिप्रोडक्टिव से ज्यादा होगा और उसको जब भी प्लॉट किया जाएगा तो शेप हमेशा ट्राइएंगुलर ही आएगा। और ऐसे केस में ये हमेशा एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन को ही शो करता है, पॉपुलेशन एक्सपेंडिंग ही आएगी। जैसे इंडिया की पॉपुलेशन अगर एक्सपेंड कर रही है तो उसका रीजन यही है कि प्री रिप्रोडक्टिव से बहुत ज्यादा है और एज पिरामिड ट्राइएंगुलर शेप का बनेगा।
इसी तरीके से दूसरा आ सकता है, दूसरा जो आएगा वो फिर बेल शेप कहलाएगा। बेल शेप बनाने के लिए क्या है, आप ऐसे मान सकते हैं, ये प्री है, ये रिप्रोडक्टिव है, ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव है। ये क्या क्या शो कर रहा है और किस किस कंडीशन में आएगा। अब जैसे कंडीशन यहाँ पे क्या है, जो प्री रिप्रोडक्टिव है वो लगभग बराबर है रिप्रोडक्टिव के। प्री रिप्रोडक्टिव आर मार्जिनली इक्वल टू रिप्रोडक्टिव, बिल्कुल बराबर। जितना डिफरेंस है वो नेग्लिजिबल है, जब आप उसको स्टैट में लेके जाएंगे तो इनसिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। शेप कैसा हो गया, बेल शेप हो गया, घंटी के जैसा बन गया तो बेल शेप आ गया। क्या शो करेगा, स्टेबल पॉपुलेशन को। ये क्या शो कर रहा है कि पॉपुलेशन स्टेबल है। तो इस टाइप का आ जाएगा कि जैसे होता ही है कि गवर्नमेंट अगर कोई पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए प्रोग्राम लॉन्च कर रही है, फंडिंग दे रही है, डिफरेंट टाइप के फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स दिए गए, तो ये सब वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस बात का पता कैसे चलेगा। तो हर 5 साल पे या 10 साल का गैप लेके डेटा कलेक्ट किया गया, डेटा कलेक्ट करके प्लॉट किया गया, और फिर देखा कि इतना पैसा या इतने प्रोग्राम करने के बाद भी पॉपुलेशन का शेप ये आ रहा है, तो इसका मतलब जो भी किया जा रहा है वो इनसफिशियंट है, पॉपुलेशन अभी भी बढ़ ही रही है। अगर शेप ये आ रहा है तो इसका मतलब काम हो रहा है, जो हम सोच रहे हैं वो अप्लाई हो रहा है, और पॉपुलेशन धीरे धीरे स्टेबल आ रही है। कंट्री की पॉपुलेशन अगर टाइम के रिस्पेक्ट में स्टेबल भी हो जाएगी तो भी उसके लिए वो अच्छा साइन माना जाता है। बढ़ रही है तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो आने वाले टाइम पे होगी। या फिर एक तीसरा आ सकता है जो अर्न शेप आएगा, जहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव का जो नंबर है एक्चुअली वो रिप्रोडक्टिव से कम हो जाएगा, और फिर ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव आएगा। ये प्री है, ये रिप्रोडक्टिव है, ये पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो जो शेप बनेगा वो इस तरीके से आएगा, इसको कहते हैं अर्न शेप। ये तब आएगा जब प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स का नंबर कम होगा रिप्रोडक्टिव से। और ये शो क्या करता है, ये डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन को शो करता है। अगर किसी कंट्री का पॉपुलेशन पिरामिड ये बन रहा है तो इसका मतलब है कि पॉपुलेशन कम होती चली जा रही है, डिक्लाइन कर रही है। तो ये एज पिरामिड्स काफी पूछे जाते हैं, इनमें से ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। शेप क्या आएगा पिरामिड का, वो शेप क्या डिनोट करता है, और उस शेप के आने की कंडीशंस क्या है, ये आपको याद रखना है। तो एज डिस्ट्रीब्यूशन या एज पिरामिड्स भी याद रखिएगा। अब बात आती है कि हम क्या डेंसिटी निकाल सकते हैं पॉपुलेशन की। ये तो कंट्री के हिसाब से आप कैलकुलेट कर रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रही है कम हो रही है। किसी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन की डेंसिटी निकालनी है यूनिट एरिया। अब यमुना के किनारे जाइए, वहां पे आपको 100 मीटर स्क्वायर एरिया दे दिया गया और कहा गया कि इस एरिया में इस प्लांट की पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेट करिए, तो वो भी एक पैरामीटर हो सकता है। तो नेक्स्ट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। डेंसिटी बेसिकली साइज के रिस्पेक्ट में ही है, बट कई बार साइज नहीं इंपॉर्टेंट होता। अगर आप एक पीपल का पेड़ ले लेंगे तो पता चला कि पूरे 100 मीटर स्क्वायर एरिया में एक ही आ रहा है, तो साइज के हिसाब से तो नंबर बहुत कम हो गया। तो इसलिए डेंसिटी इंपॉर्टेंट हुआ है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया, ये डेंसिटी कहलाती है। अगर आपको रिलेटिव निकालनी है, टोटल में से कितने हैं, तो वो भी निकाला जा सकता है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए स्पीशीज, किसी भी एक स्पीशीज की निकालनी है। ऐसा करने के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल इंडिविजुअल चाहिए, ऑफ ए स्पीशीज divided by total individuals of all species multiplied by 100.
एक एरिया में 100 मीटर स्क्वायर एरिया में 12 स्पीशीज है, टोटल नंबर 1200 हो गया फॉर एग्जाम्पल। और किसी एक स्पीशीज एक्स के लिए जो नंबर आ रहा है वो 70 आ रहा है, तो 70 डिवाइडेड बाई 1200 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो उस एक्स स्पीशीज की रिलेटिव डेंसिटी भी आपने कैलकुलेट करनी। तो ये चीजें आ सकती हैं। अब हम क्योंकि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लिख रहे हैं, तो जैसे मैंने बोला कि नंबर इज ऑलवेज नॉट द राइट क्राइटेरिया। आप नंबर निकालते हैं, मेथड अगर आप यहाँ पे यूज करना चाहें, मेथड्स फॉर मेजरमेंट, तो उसमें एक तो है काउंटिंग द नंबर, क्योंकि हमने हर जगह नंबर ही लिखा हुआ है। बट कई बार ये नंबर इंपॉर्टेंट नहीं होगा, जैसे मैंने बताया कि अगर बैनियन ट्री है, पीपल ट्री है, तो फिर नंबर तो एक ही आएगा शायद। तो और ग्रास से कंपेयर करोगे तो ग्रास 1000 आ जाएंगी और ट्री एक आएगा। तो इसलिए फिर हम वहाँ पे परसेंट कवर निकालते हैं, सरफेस एरिया कैलकुलेट करके वो सारी चीजें निकालती हैं। तो ये परसेंट कवर आ जाएगा। इवन ग्रास के लिए भी 100 मीटर स्क्वायर एरिया में ग्रास के प्लांट निकालोगे तो पता नहीं कितने आएंगे, हजारों लाखों में पहुंच जाएंगे। इसलिए वहां पे भी हम बायोमास एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर एक बिग कार्निवोरस एनिमल की बात करें, फॉर एग्जांपल टाइगर, लायन, तो इनके लिए फिर इनके नंबर तो नहीं काउंट कर सकते, वेट भी नहीं काउंट कर सकते, इनके पैग मार्क्स निकाले जाते हैं। या फीकल पैलेट्स ले सकते हैं। फॉर टाइगर सेंसस, सेंसस क्या कहलाता था? ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन। तो टाइगर का सेंसस जैसे होते हैं, तो टाइगर हो गया, लायन हो गया, किसी के लिए भी निकाल सकते हैं। कोई बिग कार्निवोरस एनिमल है तो उसके हिसाब से टैग मार्क्स या फीकल पैलेट्स को भी काउंट किया जाता है। इस सबको आप यहाँ फिट करके रिलेटिव डेंसिटी भी निकाल सकते हैं, और अगर हम सिंपल नंबर निकाल रहे हैं तो वो उस एनिमल या प्लांट की डेंसिटी निकल के आती है। देखो, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट की बात हो गई। अब पॉपुलेशन ग्रो कर रही है तो हम पॉपुलेशन को कैलकुलेट कैसे करेंगे, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि पॉपुलेशन में हम किस तरीके से टी टाइम पे पॉपुलेशन कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है वो पॉपुलेशन ग्रोथ है ना। हमने पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स कंप्लीट किए। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन ग्रोथ। साइज क्योंकि स्पेसिफिक पैरामीटर नहीं होता, फूड की अवेलेबिलिटी के हिसाब से साइज चेंज होता है। प्रेडेशन, सॉरी मैं हेलो, नहीं हो रही आवाज आता रही, मुझे तो आ रही है तुम्हारी आवाज। सर। ये सर आप बोल वॉइस रहे हो तो क्लियर है, सर वॉइस क्लियर है। वॉइस क्लियर है? चलो स्टार्ट करो। देखो, पॉपुलेशन ग्रोथ हमें पढ़ना है, तो जैसे ऊपर हमने साइज निकाला, पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन साइज निकाला। तो साइज किसी भी स्पीशीज का जो पॉपुलेशन का जो होगा वो एक परमानेंट क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन साइज कम ज्यादा होता रहता है। अगर मान लीजिए फ्रॉक का आपने पॉपुलेशन साइज निकाला, तो आपको पता है कि रेनी सीजन में नंबर ऑफ फ्रॉक ज्यादा होंगे बिकॉज वो ब्रीडिंग सीजन। या अगर समर है तो फिर नंबर कम आ जाएगा। अगर फ्रॉक का जो प्रेडेटर है, मान लीजिए फ्रॉक का प्रेडेटर कोई स्नेक है, तो स्नेक की अवेलेबिलिटी अगर उस एरिया में ज्यादा है तो नंबर ऑफ फ्रॉक ज्यादा नहीं हो सकता। तो प्रेडेशन का भी एक प्रेशर रहता है ना, फूड चेन की वजह से। क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो जाएंगी तो भी नंबर चेंज हो जाएगा। प्रेडेशन में अगर कोई है प्रेडेटर अवेलेबल उस एरिया में, तो प्रे की पॉपुलेशन का साइज आगे पीछे हो जाएगा। और अगर फूड उसके लिए अवेलेबल नहीं हुआ तो फिर वो जिंदा ही नहीं रह पाएगा, ग्रो नहीं कर पाएगा। तो भी तो पॉपुलेशन साइज एक स्टैटिक पैरामीटर नहीं होता है ना, ये हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है। अब अगर पॉपुलेशन फ्लक्चुएट करता रहेगा तो फिर हम पॉपुलेशन को कैसे मेजर करेंगे, पॉपुलेशन ग्रो हो रही है इस बात को कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये हमें पढ़ना है ना। यहाँ पे पहली चीज क्या थी कि जो पॉपुलेशन साइज है इज नॉट परमानेंट। कि किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन
food availability, predation and season. रिप्रोडक्शन के हिसाब से हमें सीजन चाहिए, सीजन कह लीजिए, वेदर कह लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए जो आपको लिखना, क्लाइमेट लिख सकते हैं, इन सब पे ये डिपेंड करता है। अब इन सब पे डिपेंड करेगा तो इसका मतलब पॉपुलेशन साइज अगर कांस्टेंट नहीं है तो फ्लक्चुएटिंग होगा। पॉपुलेशन साइज इज फ्लक्चुएटिंग। ये फ्लक्चुएट कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है तो किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ऑन, अब हमारे पास यहाँ पे अलग अलग पैरामीटर है, किस चीज पे डिपेंड करता है? पहला पैरामीटर हमने जैसे लिखा नेटेलिटी, बर्थ रेट, डेथ रेट पे करेगा तो मॉर्टेलिटी, ये भी मैटर करता है कि कितने इंडिविजुअल परमानेंटली एरिया को छोड़ के चले जाते हैं या कितने इंडिविजुअल परमानेंटली उस एरिया में आ जाते हैं। तो ये इमाइग्रेशन, इसको आप कैपिटल आई से लिखोगे, डेथ रेट को आप कैपिटल डी से, बर्थ रेट को कैपिटल बी से, और कितने परमानेंट छोड़ के चले गए तो इमाइग्रेशन। जरूरी नहीं है कि इंडिया में कोई बॉर्न होगा तो ही वो इंडियन पॉपुलेशन में काउंट होगा या इंडियन कहलाएगा। अगर कोई यूएस से वहां की सिटीजनशिप छोड़ के परमानेंटली इंडियन बन गया तो वो भी, बर्थ तो नहीं हुई बट वो इंडिया की पॉपुलेशन में काउंट होगा, तो वो इमाइग्रेंट और ऐसे इंडिया से कोई छोड़ के चला गया तो वो पॉपुलेशन में काउंट नहीं होगा। तो इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन भी इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो पॉपुलेशन साइज में आते हैं। अब इस केस में अगर हमें पॉपुलेशन ग्रोथ निकालनी है तो ये इक्वेशन कहलाती है एन नॉट इक्वल्स टू एन टी इक्वल्स टू एन नॉट, इसमें आपको ऐड करना है बर्थ रेट और इमाइग्रेशन और माइनस करना है डेथ रेट और इमाइग्रेशन। पॉपुलेशन साइज एट टाइम टी अगर आपको निकालना है, यहाँ पे एन नॉट इज इनिशियल पॉपुलेशन, एन टी पॉपुलेशन एट टाइम टी जो आपको कैलकुलेट करना है। अगर कहा जाए कि 2019 में कितनी पॉपुलेशन थी तो इसका मतलब इनिशियल पॉपुलेशन देख लो 2018 तक की, फिर उस एक साल में 2019 में कितनी बर्थ हुई और कितने परमानेंटली इंडिया में आ गए वो ऐड करना है, कितनी डेथ हो गई और कितने इंडिया से छोड़ के चले गए वो डिडक्ट करना है, तो आपको 2019 की पॉपुलेशन कैलकुलेट हो जाएगी। किसी गिवन टाइम पीरियड के लिए अगर आपको निकालना है तो इस हिसाब से इनिशियल पॉपुलेशन लिखा है मैंने, यहाँ पे साइज, डेंसिटी, आप जो पैरामीटर ऊपर से लेना चाहें वो ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप डेंसिटी भी निकाल सकते हैं, साइज भी निकाल सकते हैं, ये उस हिसाब से निकल के आ जाएगा। अब जब आप ये सब कर लेंगे तो ये तो हो गया कि ठीक है 2019 में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है तो आपने पॉपुलेशन ग्रोथ कैलकुलेट कर ली। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे पर सेकंड पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है कम हो रही है वो कैलकुलेट करके बताओ, पॉपुलेशन ग्रोथ के मॉडल क्या आ रहे हैं, पिछले 20 सालों में इंडिया की पॉपुलेशन में क्या चेंज आया, उस तरीके से अगर आपको निकालने होंगे तो फिर हमारे पास अलग अलग ग्रोथ मॉडल आएंगे, तो हमें ग्रोथ मॉडल्स पढ़ने और ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो आएगा वो ग्रोथ मॉडल्स आएंगे। ग्रोथ मॉडल्स आएंगे, ये दो हैं। फर्स्ट एक कहलाता है एक्सपोनेंशियल, इसको आप जियोमेट्रिक भी कह सकते हैं ग्रोथ मॉडल। और दूसरा हमारे पास जो बनेगा वो हमारा कहलाता है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। इसको जिन्होंने डिस्कवर किया था उनके नाम पे ये बर्होलिस्ट लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल।
ये दो टाइप के मॉडल है। मैं कंपैरेटिव इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि इन दोनों से जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको समझ में आ जाए कि दोनों में चेंजेस बेसिकली क्या क्या है। अब ये कैसा आएगा, ये आता है जे शेप, और ये कैसा आएगा, ये आएगा एस शेप। इंग्लिश के लेटर जे और लेटर एस के जैसा। ये कब आता है, जब रिसोर्सेस किसी भी एरिया में लिमिट नहीं करते, मतलब अनलिमिटेड हो जाती है। एंड नेचुरल रिसोर्सेस आर नॉट लिमिटिंग। ताकि हमें पता है कि दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे रिसोर्सेस अनलिमिटेड हो जाए। रिसोर्सेस हमेशा लिमिट करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, नेचुरल रिसोर्सेस आर लिमिटिंग। इसीलिए लॉजिस्टिक लिखा, लॉजिकल है ये इलॉजिकल हो गया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई भी अगर मान लीजिए हार्बीवोरस एनिमल है और वो सोचे कि मैं ग्रासलैंड की सारी ग्रास खा के चला जाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि रैबिट के ऊपर भी कोई है, और ग्रासेस भी ऐसा नहीं है कि वो बनती चली जाएंगी। ग्रासेस की भी लाइफ स्पैन बाकी चीजों पे डिपेंड करती है। तो नेचर में हमेशा एक फोर्स या एक प्रेशर रहता है पॉपुलेशन के ऊपर, तो उस तरीके से निकल के आएगा। बट अगर हम ये कंसिडर कर लें कि ग्रोथ रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, तो फिर हमारा जो ग्रोथ करवाएगा वो जे शेप आएगा। अगर हम ये मान लें कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो फिर हमारे पास जो आएगा वो एच शेप आएगा। अभी हम ग्राफ में भी इसको बना के देखेंगे। क्योंकि ये है, इसीलिए हम जैसे यहाँ पे लिखेंगे कि ये लॉजिकल है, आप इसको रियलिस्टिक मान सकते हैं, ये नॉट रियलिस्टिक, इसमें कोई रियलिटी नहीं है, इसमें रियलिटी आएगी। ये चीजें निकल के आएंगी। अगर हम इक्वेशन निकालेंगे तो यहाँ जो इक्वेशन आएगी वो dn by dt इक्वल्स टू r इंटू एन आएगा। और यहाँ पे r क्या है, आप इसको दूसरी तरीके से लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू r इंटू एन। कैसे निकालते हैं, एन निकालते हैं b माइनस बी, सॉरी r कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए से r बर्थ और डेथ के बीच का डिफरेंस है, तो b माइनस बी इंटू एन दोनों निकाल सकते हैं। इस तरीके से निकालेंगे। इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाएंगे तो ऐसे भी ले सकते हैं, एन टी इक्वल्स टू एन नॉट इंटू ई की पावर आर टी, कुछ भी ले सकते हैं, ये भी सेम है। डी एन बाई डी टी इक्वल्स टू, आप किसी भी तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे चीजें क्या क्या आएंगी, वेयर बी बर्थ रेट है, स्मॉल डी डेथ रेट है, क्लियर, कैपिटल एन पॉपुलेशन डेंसिटी या साइज, जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। स्मॉल टी इज द टाइम पीरियड हो गया। ई आप जानते ही है वो नेचुरल है, बेस ऑफ नेचुरल लॉ। स्मॉल आर इंपॉर्टेंट है, ये इंट्रिंसिक रेट है ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ये चीजें आ जाएंगी। बाकी हम देखेंगे इंट्रिंसिक रेट का मतलब क्या है, इंटरनल। अगर मान लीजिए कोई रैट की पॉपुलेशन है तो उसको नेचर के भरोसे छोड़ दीजिए, जबकि पता है कि नेचर में रैट के ऊपर कोई प्रेडेटर होगा उसका, और रैट खुद किसी को एज ए प्रे यूज करता होगा। तो एक रैट की पॉपुलेशन नेचर में अगर छोड़ दी जाए, और नेचर में पता है कि गर्मी जाड़ा बरसात सब चलता रहेगा, सीजनल चेंजेस आते रहेंगे, तो भी रैट की पॉपुलेशन में कोई ना कोई इंक्रीज इंटरनली होगी। वो वैल्यू स्मॉल और कहलाती है, उसी को इंट्रिंसिक इंटरनल रेट कहते हैं, नेचुरल इंक्रीज का। तो ये इस हिसाब से निकल के आएगा। अब यहाँ पे अगर हम इक्वेशन लिखिए क्या आएगा, तो यहाँ पे dn by dt इक्वल्स टू r इंटू एन, एक फैक्टर ऐड होगा k माइनस एन अपॉन के। r इंटू एन तो वैसे ही रहेगा, वेयर r इक्वल्स टू सेम b माइनस डी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेयर स्मॉल r इक्वल्स टू सेम b माइनस डी, जैसे यहाँ लिखा हुआ है वो भी। इस हिसाब से ये भी निकल के आएगा, सेम पैरामीटर आ जाएगी, बस यहाँ पे k क्या है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। k इज द कैरिंग कैपेसिटी।
is कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एरिया। अभी हम डिफाइन करेंगे कि कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है। अगर इसको हम ग्राफ में बनाएं, ये बनेंगे कैसे, मैं छोटा सा बना देता हूँ, बाकी आप इसको एनसीईआरटी से भी देख लीजिएगा। ये ग्राफ है, हम स्मॉल टी यानी टाइम के रिस्पेक्ट में प्लॉट कर रहे हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को n इज द पॉपुलेशन डेंसिटी या साइज, t इज द टाइम। अब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, एक डॉटेड लाइन बना लेते हैं। दिस डॉटेड लाइन इज k, जो है वो k इज द कैरिंग कैपेसिटी। अब इस डॉटेड लाइन के ऊपर हमारे जो है वो ग्राफ एग्जिस्ट करेंगे, एक जे शेप ग्रोथ करवाएगा लाइक दिस। ये इसकी इक्वेशन आ रही है dn/dt इक्वल्स टू r इंटू n। और एक दूसरा हमारे पास आएगा लाइक दिस, ये एस शेप ग्रोथ कर लो। ये डॉटेड लाइन के पैरेलल में जाएगा, इसको टच नहीं करेगा। यहाँ जो इक्वेशन आएगी वो dn/dt इक्वल्स टू r इंटू n इन ब्रैकेट k माइनस n अपॉन k। तो ये दो इक्वेशन हो गई है ना, ये दो अलग अलग ग्रोथ कर्व हो गए। ये a हो गया, ये b हो गया, जो a b आप लिख, तो इस टाइप का एक ग्राफ आएगा। तो ये दो चीजें आएंगी। अब हमें यहाँ पे पढ़ना क्या क्या है, जैसे हम इसको समझेंगे कैसे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। जब ये जे शेप ग्रोथ करवाएगा तो आप देखोगे तो ये स्मॉल r की वैल्यू कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होती जा रही है। अगर एक एरिया की कैरिंग कैपेसिटी है, डिसाइडेड है, एक आप एक बिल्डिंग कंसिडर कर लीजिए जिसके अंदर 10 पीपल्स अलाउ करते हैं, मैक्सिमम है वो। तो या मान लीजिए मैंने एक घर खरीदा 4 BHK अपार्टमेंट, तो मुझे पता है कि इसमें 4 बेडरूम है, 8 पीपल्स आर देयर, तो मेरे घर में 8 लोग आसानी से रह सकते हैं। ये 8 लोग इस घर की कैरिंग कैपेसिटी है। और जब भी 8 लोग की फैमिली होती है तो फिर 4 BHK नहीं खरीदा जाता, 5 या 6 BHK लिया जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सडनली कोई गेस्ट भी आ सकता है, उसको फिर रूम कहाँ से देंगे। तो कभी भी पॉपुलेशन एरिया की कैपेसिटी से ज्यादा नहीं जा सकती, ये नेचर कहती है। इसीलिए अगर आप रेड लाइन को देखोगे तो ये डॉटेड लाइन के नीचे जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा इसका पैरेलल हो सकता है, इसको क्रॉस करके कभी ऊपर नहीं जाएगा और ना ही कभी इसके बराबर आएगा। अगर मुझे पता है कि मेरे घर में 6 लोग हैं तो मैं 4 BHK खरीदूंगा, ये सडनली कोई आ गया तो एक बेडरूम एक्स्ट्रा पड़ा है गेस्ट रूम, उसको जाके वो रुक सकते हैं। अगर 10 लोग हैं तो मैं 12 के हिसाब से खरीदूंगा। अगर केल्विन का क्लासरूम 40 स्टूडेंट्स का है तो हमने बेसिकली 50 का बनाया, तो 40 एडमिशन उसमें किए, क्योंकि 3-4 बच्चों की जगह तो हमें कभी भी छोड़नी ही पड़ेगी। अगर हम इस कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस कर दें कि सर हमारे पास यही रूम है, अब देख लो कितने बच्चे आ सकते हैं, कैपेसिटी जो 40 है पता चला 50 हो गए, 55 हो गए, 60 हो गए, 62 हो गए, बढ़ता ही जाएगा। और ये कब तक जाएगा नहीं पता। एरिया तो कांस्टेंट है बट पॉपुलेशन साइज उस कांस्टेंट एरिया को ओवर क्रॉस करके ऊपर तक चलता है। इसीलिए ये ग्राफ नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि नेचर में ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिसोर्सेस अनलिमिटेड हो जाए, कुछ ना कुछ कोई ना कोई चीज तो लिमिट करेगी। और अगर लिमिट करेगी तो दैट लिमिटेशन इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में जो डिफरेंस है वो k माइनस n अपॉन k का है। तो ये जो पूरा का पूरा फैक्टर है k माइनस n अपॉन k, इसको अगर हम एक साथ डिफाइन करेंगे तो ये इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस कहलाता है। क्या कहलाएगा? k माइनस n अपॉन k। k minus n upon k. That whole factor is called environmental resistance. Environment एक फोर्स लगा रहा है कि जो पॉपुलेशन है वो कैरिंग कैपेसिटी से ऊपर ना निकल जाए। उसी फोर्स को, उसी रेजिस्टेंस को आप एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस कहते हैं। ये है क्या? ये पूरा सम है, सम ऑफ ऑल एनवायरमेंटल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो पॉपुलेशन को लिमिट करेंगे, विच लिमिट द पॉपुलेशन साइज या डेंसिटी, कुछ भी लिख लिमिट द पॉपुलेशन साइज। ये है, तो ये एनवायरमेंट, इसी की वजह से पॉपुलेशन उस डॉटेड लाइन के नीचे रहती है, कैरिंग कैपेसिटी के नीचे रहती है। कैरिंग कैपेसिटी क्या है? वो मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज है जो किसी एरिया में आ सकता है। अगर आप उसको डिफाइन करें
कि जो के है वो क्या था हमारा, वो कैरिंग कैपेसिटी था। दिस इज मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज दैट an environment can sustain। किसी भी एरिया या एनवायरनमेंट में कितने लोग आ सकते हैं मैक्सिमम, वो उस एरिया की कैरिंग कैपेसिटी। ये एरिया की प्रॉपर्टी है, ये नेचर की प्रॉपर्टी है कि नेचर ये चाहती है कि उस कैरिंग कैपेसिटी से नीचे ही रहे, ज्यादा से ज्यादा उसके बराबर पैरेलल रन करेगी, बट कभी भी उसको टच नहीं करेगी और क्रॉस करने का तो कोई मतलब ही नहीं। अगर हम ये कहें कि ऑर्गेनिज्म की भी तो मर्जी होगी, जैसे ये एरिया की प्रॉपर्टी है कि वो मैक्सिमली कितने लोगों को सस्टेन करा सकती है, ऐसे ऑर्गेनिज्म की भी प्रॉपर्टी है कि वो मैक्सिमम कितने जनरेट कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। फिर वो टर्म कहलाता है बायोटिक पोटेंशियल, बायोटिक या रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। एक ये वर्ड आ जाएगा ना, इसमें वर्ड है, इसको पैरामीटर में नहीं लिया गया। ये किसी इंडिविजुअल का मैक्सिमम कैपेसिटी है, मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये और कब ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस तभी करता है जब कंडीशन फेवरेबल होती है, अंडर मोस्ट फेवरेबल कंडीशन। अंडर मोस्ट फेवरेबल कंडीशन। मान लीजिए ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल निकाला जाए तो कैसे निकलेगा? अगर सारी चीजें अनलिमिटेड कर दो तो ह्यूमन कितना रिप्रोड्यूस कर सकता है? कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि बच्चे को पालेगा कौन और वो जिंदा कैसे रहेंगे, वो अपने आप देख लिया जाएगा। बट एक बीइंग ए कपल कितने बेबीज आ सकते हैं? तो जितना फर्टाइल पीरियड है उतने ही आ सकते हैं ना। तो अंडर मोस्ट फेवरेबल कंडीशन ये ह्यूमन का बायोटिक पोटेंशियल हो गया। हमने माना कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, और ऐसा होता तो नहीं है कि इतने ज्यादा बर्थ हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 10 हो जाए, इससे ज्यादा तो आप पॉपुलेशन साइज आपको एक कपल का नहीं मिलेगा। तो क्यों नहीं मिलेगा? तो उसका रीजन है, दैट रीजन इज इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस। हमारे पास प्रेशर है कि जो बच्चे हैं उनको पालना है, उनको अच्छी पढ़ाई देनी है, तो एक प्रेशर एग्जिस्ट करता है जो पॉपुलेशन को ऑर्गेनिज्म की मैक्सिमिलिटी तक नहीं ले जाने देता। दैट प्रेशर इज इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस। हो सकता है उस कपल के पास जो घर है वो 50 लोगों को सस्टेन करा सकता है, तो घर की कैपेसिटी 50 है, एक ह्यूमन कपल की कैपेसिटी 12 है, बट फिर भी ना तो 12 का फिगर आएगा ना 50 का आएगा, जो फिगर आएगा वो 2 या 3 इंडिविजुअल्स का आएगा नेक्स्ट कंडीशन का। तो इस बेसिस पे ये पॉइंट्स डिफाइन किए जाते हैं। तो इसीलिए ये रियलिस्टिक ग्राफ कहलाता है या लॉजिकल ग्राफ कहलाता है, जो हमने एस शेप ग्रोथ कर्व पढ़ा वो। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। जहां तक स्मॉल आर की वैल्यू की बात थी, एनसीईआरटी में कुछ वैल्यूज दी गई है स्मॉल आर के बारे में, हमने पीछे नहीं लिखा। स्मॉल आर हमारा इंट्रिंसिक रेट था ऑफ नेचुरल इंक्रीज। अगर आप इवोल्यूशन के हिसाब से पढ़ेंगे तो इसी को डार्विनियन फिटनेस कहा जाता है या रिप्रोडक्टिव फिटनेस कहते हैं। कोई भी जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आप पढ़ते हैं तो किस वजह से निकालेंगे कौन सर्वाइव करेगा, फिट कौन है? उस फिट का मतलब क्या है? उस फिट का मतलब मेंटली या फिजिकली फिट होना नहीं है। उस फिटनेस का मतलब है रिप्रोडक्टिव फिटनेस, और ये रिप्रोडक्टिव फिटनेस स्मॉल आर की वैल्यू से निकालेंगे। स्मॉल आर की वैल्यू को डार्विन ने डार्विनियन फिटनेस या रिप्रोडक्टिव फिटनेस का नाम दिया, और ये वैल्यू अलग अलग आती है। यहाँ पे एनसीईआरटी में जो दे रखे हैं वो याद कर लीजिएगा कि नॉर्वे रैट, इसके लिए जो आप रिप्रोडक्टिव फिटनेस निकालेंगे तो R इक्वल्स टू 0.015। फ्लोर बीटल जो आटे में घुन होते हैं वो, उस इंसेक्ट के लिए अगर आप ये वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए R की वैल्यू 0.12 है। इवन अगर आप ह्यूमन पॉपुलेशन निकालेंगे इन इंडिया, इंडिया में ह्यूमन पॉपुलेशन की रिप्रोडक्टिव फिटनेस वो अगर आप निकालेंगे तो ये आएगी R इक्वल्स टू 0.015
0.0205। अगर यहाँ पे देखेंगे तो हमारा आ रहा है 0.02, यहाँ पे आ रहा है 0.01, यहाँ पे आ रहा है 0.1। मतलब हमसे ज्यादा रिप्रोडक्टिवली फिट अगर है तो फ्लोरब्यूटल इंसेक्ट है, हमारा रिप्रोडक्शन उतना नहीं है। हालांकि नॉर्वे रैट से अगर कंपेयर करेंगे तो ज्यादा है। तो स्मॉल आर की वैल्यू से हमें ये एक्चुअली पता चलता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर इवोल्यूशन में सरवाइव करेगा तो वो रिप्रोडक्टिवली कितना फिट है, कि अगर उसको मोस्ट फेवरेबल कंडीशन दे दी जाए रिप्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो अपनी प्रोजेनी कितनी ला सकता है। और पूरे इवोल्यूशन में रिप्रोडक्शन को सबसे इंपॉर्टेंट चीज माना गया, तो इसीलिए इसको डिफाइन किया गया। इसी के बेसिस पे अलग अलग लाइफ हिस्ट्री वेरिएशंस आती हैं कि कौन कौन से जो है वो आती हैं। यहाँ पे हम एक लास्ट टॉपिक हमारा छोटा सा इसमें है, इस आर वैल्यू के हिसाब से हम लाइफ हिस्ट्री बना सकते हैं। किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ में क्या क्या वेरिएबिलिटी आएगी वो बेसिकली उसके स्मॉल आर की वैल्यू पे डिपेंड करती है। लैमार्क का स्टेटमेंट था, पॉपुलेशन इवॉल्व टू मैक्सिमाइज। पॉपुलेशन जब इवॉल्व होती है तो वो चाहती है कि उनकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस ज्यादा से ज्यादा हो, सो दैट कि उनके जैसे इंडिविजुअल ज्यादा से ज्यादा आ जाए। एवरी ऑर्गेनिज्म टेंड्स टू रिप्रोड्यूस मैक्सिमली, मैक्सिमम रिप्रोडक्शन हर ऑर्गेनिज्म करना चाहता है। तो ये चाहना और होना दो अलग अलग चीजें। चाहना मतलब बायोटिक पोटेंशियल कि ये मैक्सिमम है, बट होने का मतलब है अंडर नेचुरल कंडीशन इन टर्म्स ऑफ k माइनस एन अपॉन k। तो उस बेसिस पे ये चीज आएंगी। इस बेसिस पे अगर आप निकालेंगे तो सबके लिए अलग अलग आएगा। नेचर ने जब इवॉल्व किया ऑर्गेनिज्म को तो सबका रिप्रोडक्शन लिमिट करके रखा हुआ है, सो दैट कि मास और वॉल्यूम का रेशियो मेंटेन किया जा सके। कैसे रिवर किया है? कुछ एनिमल ऐसे हैं जो पूरी लाइफ में वन टाइम ब्रीड करते हैं। आपने जैसे पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में, उन्हीं से कुछ पैरामीटर लिखे हुए। ब्रीड वंस इन लाइफ, पूरी लाइफ में एक बार। प्लांट के लिए आपने इसको मोनोकार्पिक बोला था, एनिमल्स में वन टाइम ब्रीडर कहलाएंगे। तो उसमें जैसे सैल्मन फिश है, पैसिफिक ओशियन में ये, या बैम्बू प्लांट्स में आपने मोनोकार्पिक के एग्जांपल में ये लिखा हुआ था। तो कुछ तो इस टाइप के हैं इंडिविजुअल, वो इंपॉर्टेंट है ना? कुछ कई बार ब्रीड कर लेते हैं, मैन ब्रीड मैनी टाइम्स इन लाइफ। जैसे प्लांट के लिए पॉलीकार्पिक था, एनिमल्स के लिए आप उसे मैनी टाइम ब्रीडर मान सकते हैं, दिया जाएगा। जैसे मोस्ट ऑफ द बर्ड्स एंड मैमल्स हैं एनिमल्स में। बर्ड्स एंड मैमल्स इस कैटेगरी में आ जाएंगे। या मैंगो हो गया, कई बार भी मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, इस टाइप के जो भी पॉलीकार्पिक प्लांट्स आपने इसी में आ जाएंगे। कई बार ये है कि पॉपुलेशन का साइज बहुत ज्यादा है लेकिन इंडिविजुअल का साइज कम है। लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज, साइज स्मॉल है ऑफ स्प्रिंग प्रोजीनी, इस तरीके से आएंगे। जैसे इसमें फिशेस हैं, पेलाजिक फिशेस या ओस्टर, इनका इंडिविजुअल का साइज छोटा है लेकिन उसकी पॉपुलेशन का साइज बहुत बड़ा है। जैसे एस्केरिस के लिए भी पढ़ा हो तो एस्केरिस वन टाइम में 1.5 करोड़ एग ले करती है। तो एस्केरिस का साइज छोटा है तो उसका नंबर ज्यादा है, बैक्टीरिया का साइज छोटा है तो बैक्टीरिया का नंबर ज्यादा है। उल्टा भी हो सकता है, आप नंबर छोटा कम कर दीजिए, साइज बड़ा कर दीजिए। जैसे एलिफेंट का साइज बड़ा है बट एलिफेंट का पॉपुलेशन का नंबर बहुत कम होता है, तो ये भी हो सकता है। स्मॉल नंबर of large sized offspring, ये भी पॉसिबिलिटी आ सकती है। ये भी आपको बर्ड्स और मैमल्स में मिल जाएगी। टाइगर, लायन, इन सबका साइज बहुत बड़ा है। व्हेल, सील, तो उनकी प्रोजेनी का नंबर कम है। एलिफेंट साइज में बहुत बड़ा है बट बर्थ जब होगी तो वन एलिफेंट वन टाइम बर्थ में आएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब क्यों किया नेचर ने, क्योंकि उसे स्मॉल आर की वैल्यू के हिसाब से एवोल्यूशन में
पार्टिसिपेट करना था। इसी बेसिस पे जो मॉडर्न इकोलॉजी है, पॉपुलेशन इकोलॉजी, वो इसी बेसिस पे पढ़ी जाती है। जो भी आपको एवोल्यूशन में लास्ट में पढ़ाया गया वो बेसिकली पॉपुलेशन इकोलॉजी का ही पार्ट है, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा सेकंड पोर्शन जो पॉपुलेशन था वो पूरा हो गया। पॉपुलेशन क्या है, हम उसे कैसे पढ़ते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या है पॉपुलेशन के। उसके बाद हमने पढ़ा कि पॉपुलेशन डेंसिटी या साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे निकाली जाती है, फिर अलग अलग ग्रोथ मॉडल्स आते हैं और उन ग्रोथ मॉडल में से जो आर वैल्यू है उसके हिसाब से ऑर्गेनिज्म की लाइफ में बहुत सारे वेरिएशन है, जिन्हें लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन में रखा गया। तो ये सारी चीजें कंप्लीट होगी। अब इसके बाद हमें पढ़ना है कि दो पॉपुलेशन अगर इंटरेक्ट करती है तो कैसे करती है। पॉपुलेशन इंटरेक्शन, पॉपुलेशन इंटरेक्शन जब आप लोग आए तो अगर अपने मॉड्यूल को अपने साथ रखेंगे तो आसानी हो जाएगी, क्योंकि थ्योरेटिकल है, हमें सिर्फ ये देखना है कि कौन कौन से टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं, और इंटरेक्शन में कौन से पॉजिटिव इंटरेक्शन है, कौन से नेगेटिव इंटरेक्शन, उससे हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं। क्लियर? आ रहा है कुछ समझ में? ऑनलाइन क्लासेस के मजे आ रहे हैं आपको या ऑफलाइन ही ठीक था? ऑनलाइन में शोर मचाओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा, ये अच्छा है ना, आप लोग डिस्टर्ब बहुत करते हैं। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, हो सकता है प्रोबेबली नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर दें, ठीक है। और इसके मैं